टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे उन सारे चैप्टरों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं जीव विज्ञान के सामान्य परिचय को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो ग्रीक शब्दों से बनाया गया है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना हुआ है जो कि ग्रीक शब्द हैं। इन दो ग्रीक शब्दों में पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगस। तो बायोस और लोगस इन दो शब्दों से बायोलॉजी शब्द बना है। आइए समझते हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले जो पहला शब्द है वो है बायोस। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और दूसरा शब्द है लोगस। इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी का मतलब है जीवन का अध्ययन। अगर अलग अलग शब्दों के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो इसका अर्थ निकल के आता है जीवन का अध्ययन। या फिर इन दोनों शब्दों को अगर हम लोग मिला के देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवधारियों का अध्ययन। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन या फिर जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ ये निकल के आता है कि जीवधारियों का अध्ययन करना। तो जिस विषय के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। यहाँ पे जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये फिगर है अरस्तु का। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस बायोलॉजी शब्द को दिया था, वो भी 1802 ईस्वी में दिया था। यानी कि आज से लगभग 120 साल पहले जो है इन्होंने इस शब्द को दिया था। आइए हम लोग अब हम लोग इस जीव विज्ञान के शाखाओं को समझते हैं। तो जीव विज्ञान में दो शाखाएं हैं। पहला जो शाखा है उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं और दूसरा जो शाखा है उसे हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो ये दो शाखाएं हैं। बॉटनी में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान के अंतर्गत यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग प्राणियों का या जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहे जाते हैं। और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, यहाँ पे दिया है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, इन दोनों के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं ही। इसके अलावा जो जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, इस जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहे जाते हैं। तो अरस्तु को दो जनक यानी कि दो विज्ञान का जनक कहा जाता है, एक तो जीव विज्ञान और दूसरा जो है जंतु विज्ञान। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अक्सर परीक्षाओं में पूछता है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये दो जो क्वेश्चन हैं इसे हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए क्योंकि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आता है। बस इसमें जो अलग है वो है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान जिसके जनक थियोफ्रेस्टस कहे जाते हैं। तो बॉटनी को हम लोग याद रखना है कि बॉटनी के जनक कौन है। बाकी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक हमें पता चल जाएगा कि इनके जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। अब हम लोग समझते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने ही किया था। उन्होंने समस्त जीवों को सबसे पहले दो समूह में बांटा था, पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। अरस्तु यानी कि जीव विज्ञान के जनक या फिर जंतु विज्ञान के जनक, इन्होंने सबसे पहले जीवों को या धरती पर उपस्थित जितने भी जीवधारी हैं उन सारे जीवधारियों को उन्होंने दो समूहों में बांटा था। पहला समूह बनाया था जंतु समूह और दूसरा जो बनाया था वो वनस्पति समूह बनाया था। इसके बाद कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए, कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। इस सिस्टेमा नेचर पुस्तक में उन्होंने वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था। वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था इसका मतलब यह है कि उन्होंने वर्गीकरण के बारे में विशेष बातें बताई थी कि पौधों या जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए।
या जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरह से करना चाहिए। इसी वजह से इनको जो है वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण या फिर टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के पिता या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है सिस्टेमा नेचर। ये जो फिगर है यहाँ पे, ये फिगर है कैरोलस लिनियस का। इन्होंने सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया था, उन्होंने सभी जीवधारियों को दो जगत में बांटा था। सभी जीवधारियों को उन्होंने दो जगत में बांटा था और पहला जगत बनाया था उन्होंने जंतु जगत और दूसरा जगत बनाया था पादप जगत। तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर पढ़ा है सबसे पहले कि सभी जीवों को, धरती पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों को अरस्तु ने दो समूह में बांटा था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लेकिन कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले जो है इन सारे जीवों को दो जगत में बांटा था, जिसे जंतु जगत एवं पादप जगत के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विटेकर। अगले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है विटेकर। विटेकर ने सन 1969 ईस्वी में सभी जीवधारियों को, जो धरती पर उपस्थित थे उन सारे जीवधारियों को उन्होंने 5 जगत में बांट दिया था। देखिए, कैरोलस लिनियस ने 2 जगत में बांटा, लेकिन विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। और इनका जो ये वर्गीकरण है इसको काफ़ी मान्यता मिली हुई है, क्योंकि इन्होंने जीवों को उनके अलग अलग लक्षणों के आधार पर 5 ग्रुप बनाए या फिर 5 जगत बनाया और 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम दिया था। तो अगर ट्यूशन परीक्षाओं में आता है कि 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली किसने दिया था, तो हमें विटेकर का नाम बताना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि विटेकर ने जीवों को किन किन जगतों में बांटा है। तो सबसे पहले उन्होंने पहला जो जगत बनाया था वो बनाया है मोनेरा। पहला जगत उनका मोनेरा है। दूसरा जगत जो उन्होंने बनाया वो प्रोटिस्टा है। तीसरा जगत फंजाई या कवक जिसे कहा जाता है। और जो चौथा जगत है, उन्होंने चौथा जगत बनाया है प्लांट। चौथा जगत उन्होंने बनाया है प्लांट और 5वां जगत उन्होंने बनाया है एनिमल यानी कि जंतु। तो इन जितने भी 5 किंगडम उन्होंने बनाया है, इनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं और उसी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने जीवों को अलग अलग ग्रुपों में बांटा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने किन किन विशेषताओं के आधार पर अलग अलग किंगडम उन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले उन्होंने मोनेरा नाम का एक किंगडम बनाया है। तो इस मोनेरा किंगडम का विशेषता यह है कि इसमें जितने भी जीवधारी आते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, ये 2 तरह के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि वैसे जीव जिनकी कोशिकाएं विकसित नहीं होती हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, वैसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और यूकैरियोटिक जीव उन्हें कहते हैं जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं पूरी तरह से विकसित होती हैं। तो विकसित कोशिकाओं वालों को विकसित कोशिकाओं वालों को यूकैरियोटिक और अविकसित कोशिकाओं वाले जीव को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। बाकी हम लोग आगे की कक्षा में समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। इसे हम लोग अगले वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे। आज बस इतना समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वे उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो अविकसित होती हैं, बाकी जो यूकैरियोटिक होते हैं उनकी कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वे अविकसित होती हैं, यानी कि जितने भी जीव धरती पे उपस्थित हैं अगर उनकी कोशिकाएं अविकसित हैं तो वे इस मोनेरा जगत के प्राणी हैं। इसमें जो जीव आते हैं वे जीवाणु या फिर आर्कीबैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल, ये सब जीव जो हैं ये मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद जो अगला उन्होंने किंगडम बनाया उसे हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। तो प्रोटिस्टा उन जीवों को कहते हैं जो पहले तो एक कोश की होते हैं, उन कोशिकाएं एक कोश की जीव होते हैं और वे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि वैसे जीव जो एक कोश की हो, यानी कि उनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका हो, यानी कि वो सिर्फ एक कोशिका से बने हुए जीव हों और वे जो कोशिका हो वो यूकैरियोटिक हो, यानी पूरी तरह से विकसित कोशिका हो। ऐसे जीवों को हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। तो इनमें कुछ इसमें जो जीव आते हैं
जिसका हम लोगों ने अक्सर नाम सुना हुआ है, जैसे अमीबा है। अमीबा का नाम हम लोग सुने हुए हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा पैरामीशियम, इसके अलावा यूग्लिना, ये सब जीव जो हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, मुनरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। और इसके बाद जो कवक तीसरा उन्होंने जो वर्गीकरण किया हुआ है, इसे हम लोग इंग्लिश में फंजाई के नाम से जानते हैं। और इसमें वे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि वैसे जीव जो बहुकोशिकीय भी हों और यूकैरियोटिक हों, उन जीवों को हम लोग फंजाई के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है फिगर 3 ठो, ये 3 फिगर दिया हुआ है। एक है यहाँ पे यूग्लिना और दूसरा है यहाँ पे कवक और तीसरा दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो कोशिकाएं देख रहे हैं आप लोग, ये देखने में पूरी विकसित कोशिका नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसका जो केंद्रक है, केंद्रक के जो पदार्थ हैं अंदर वाले, वे सब इसी कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े हुए हैं। इसलिए ये जो कोशिका है पूरी तरह विकसित नहीं है, क्योंकि इसमें जो केंद्रक कला होनी चाहिए वो केंद्रक कला भी नहीं है, माइटोकांड्रिया वगैरह भी नहीं है। तो ये अविकसित कोशिका है, इसलिए इस जीव को हम लोग रखेंगे मुनरा जगत के अंतर्गत। इस मुनरा जगत के अंतर्गत जो है इस जीव को रखेंगे। दूसरा जो यहाँ पे फिगर है यूग्लिना का, इसकी जो कोशिकाएँ हैं पूरी तरह से विकसित हुई हैं, क्योंकि इसमें जो ये कोशिका के अंतर्गत अंदर जो एक कोशिकांग है, जैसे गाल्जी ऑपरेटस है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा न्यूक्लियस है, ये सारे जो कोशिकांग हैं सब उपस्थित है। इसलिए इस कोशिका को हम लोग इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये एक कोशिकीय है और दूसरी चीज़ ये यूकैरियोटिक है, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखते हैं। जो तीसरा जो हमने किंगडम पढ़ा है वो है फंजाई। तो फंजाई में एक कवक आता है, कवक फंजाई में आता है। और ये जो बहुकोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक है, ये जो देखिए यहाँ पे इसकी बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं इसमें, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बाकी जो ये इसकी जो कोशिकाएं हैं वे यूकैरियोटिक हैं। इसके अलावा जो ये फंजाई या कवक होता है ये मृतोपजीवी होता है और परपोषी होता है, यानी कि ये जो जीव होता है ये मृतोपजीवी होता है, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है और परपोषी या फिर किसी जीवित कोशिका से अपना भोजन लेता है। इसलिए इसको हम लोग परपोषी और मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है राइजोपस, पेनिसिलिन आदि जो कवक होते हैं, ये सब जो है इसी फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने भी मशरूम जो कि अक्सर हम लोग खाते हैं, उस मशरूम को भी हम लोग इसी फंजाई या कवक किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला किंगडम। तो जो अगला किंगडम है वो है प्लांट। प्लांट जिसे हम लोग पौधों के नाम से जानते हैं या पादप के नाम से जानते हैं। ये प्लांट जो है बहुकोशिकीय होते हैं, इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होते हैं और स्वपोषी होते हैं। इनकी जो खास विशेषता ये होती है प्लांट की कि ये स्वपोषी होते हैं। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक तो कवक भी होते थे, लेकिन इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये स्वपोषी होते हैं। इसकी खास विशेषता होती है पौधों की, एक स्वपोषी होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है और सिर्फ इन्हीं पौधों में ही ये क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि ये जो जीव पौधे होते हैं इसी क्लोरोफिल की वजह से ये अपना भोजन बना लेते हैं और अपना स्वपोषी लक्षण दर्शाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो है सरसों, पीपल, अमरूद, जितने भी हम लोग पौधे देखते हैं, चाहे वो फसल हो हमारे खेतों में लगा हुआ, वह सारे फसल, फूल, जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं ये सब पौधे, वे सब इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगला जगत है जंतु या फिर एनिमल। एनिमल ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा ये उपभोक्ता जीव होते हैं,
यानी कि ये स्वपोषी नहीं होते। पौधों की तरह जो जंतु हैं ये स्वपोषी नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसलिए अपना भोजन जो है किसी पौधे से या फिर किसी जंतु से लेते हैं, अतः ये सब उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। तो इन पौधों में आते हैं इस जगत में जो जीव आते हैं वो है जैसे हाइड्रा है, मछली है, पक्षी है, गाय, भैंस, शेर, बाघ, जो भी जीव हैं ये सब जो है इसी जंतु या एनिमल किंगडम में रखे जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनकी कुल संख्या है 17,50,000, यानी कि 17,50,000 टोटल जीवधारियों की संख्या है। और उनमें से जो जंतुओं की संख्या है वो है 12 लाख, यानी कि 12 लाख जंतु हैं। बाकी शेष जो बचते हैं 5.5 लाख वो वनस्पति हैं, या फिर जो एक मुनेरा, प्रोटिस्टा या फिर जो भी जीव बाकी के हैं वो सब उसी 5.5 लाख के अंदर आते हैं। बाकी के जो 12 लाख हैं वो सब जंतु हैं। अब हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो जीव विज्ञान में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये पूछा गया है। तो जीव विज्ञान में हम लोग जंतुओं का और पौधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है सभी जीवधारियों का, ये सही होगा। तो सभी जीवधारियों का हम लोग अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं वो हैं अरस्तु। अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सिस्टेमा नेचर पुस्तक लिखा है, तो सिस्टेमा नेचर पुस्तक लिखने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वे हैं लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी शब्द को दिया था। इसके बाद वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। और कवक यानी कि फंजाई होते हैं, तो जो फंजाई होते हैं वे बहुकोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोषी और यूकैरियोटिक जीव होते हैं कवक। इसके अलावा पैरामीशियम किस जगत का जीव है, तो पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा का है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक होता है, तो इसका आंसर हो गया प्रोटिस्टा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु एवं पौधों के बीच की कड़ी कहलाता है, तो जंतु एवं पौधों के बीच की कड़ी हम लोग यूग्लिना को बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5 जगत पद्धति दिया था या 5 किंगडम सिस्टम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वे थे विटेकर ने 5 जगत प्रणाली या 5 जगत प्रणाली दिया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है बहुकोषीय यूकैरियोटिक एवं स्वकोषी जीव कहलाते हैं। वैसे जीव जो बहुकोषीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एवं स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी सिर्फ ये हम लोगों के जो प्लांट हैं या पौधे हैं वही स्वपोषी होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा प्लांट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति की शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे लिनियस, कैरोलस लिनियस। इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद प्लांट या पादप एवं जंतु में मुख्य अंतर है। पादप और जंतु में मुख्य अंतर है इसके पोषण को लेके है, क्योंकि जो पादप होते हैं स्वपोषी होते हैं और जंतु जो होते हैं वो उपभोक्ता जीव होते हैं, तो पोषण जो है इन लोगों का अलग होता है, इसलिए इनका मुख्य अंतर जो है पोषण को लेके है। 7वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डीएनए एक बहुलक है, तो डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लियोसाइड का, तो ये है न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो चैप्टर हैं उसे पढ़ेंगे।